हेलो। हम्म। तो अब हम लोग काम करना चालू करते हैं। तो बेसिकली विंडो में जाके वर्क स्पेस में जाके आप एसेंशियल सेट कर सकते हैं, है ना। ये डिफ़ॉल्ट अपने लुक में आ जाता है, जो कि काफ़ी हद तक ऐसा ही रहता है। बस ये जो मैंने अलग से विंडोज़ से निकाल के डाल रखा है, यानी देखो विंडो में जाके कलर, तो यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे लेयर्स दिया हुआ है, लेयर्स का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, ये वाला, है ना। उसी प्रकार से सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं, है ना। ऑप्शन, टूल्स, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। और कुछ एक्स्ट्रा जैसे ब्रशेज़ है, तो देखो ये ब्रशेज़ का यहाँ पे एडेड है। वैसे ये टाइप टूल, कैरेक्टर, पैराग्राफ, ये सब यहाँ पे एडेड है। ये हमारा एडजस्टमेंट लेयर्स और स्टाइल्स यहाँ पे है। यूजुअली ये वाला जो पैनल रहता है ना, जब एसेंशियल सेट करोगे तो यहाँ बीचों बीच में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एफएक्स वाला पोर्शन है ना। करना चाहो तो बाद में कर सकते हैं, ये कुछ खास है नहीं, बोरिंग ही है, ठीक है। चलो अब कुछ करें। सबसे पहले हम लेयर्स को समझ लेते हैं, लेयर्स वर्क कैसे करते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि कुछ भी कैमरे वैमरे के आगे पे ना कुछ विजुअल इफ़ेक्ट्स देने होते थे, तब तो हमारे पास CGI VFX ये सब होता नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग नहीं, हम लोग बोलना थोड़ा गलत शब्द रहेगा, मतलब जो डायरेक्टर्स लोग होते थे या फिल्म मेकर्स होते थे, वो लोग कैसे काम करते थे उसको मैं दिखाता हूँ। देख रहे हो कैसे वर्क कर रहा है ये। उन लोगों ने दो सेपरेट फिल्म्स को एक साथ जोड़ के एक अलग सीन बना दिया। देखो स्टंट नहीं किया उन लोगों ने, एक लेयर अलग से ली और उसको उसके ऊपर पुट कर दिया। अब ये वाला देखो उन लोगों ने कैसे अचीव किया था। असल में कैमरा लगा के वो लोग छत पर ही शूट कर रहे थे, वो रियल में इतना ऐसे लटक के वो नहीं कर रहा था, बस वो एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर रहा था। ये वाला जो मेन है, जो मेरा लेयर्स की तरह से मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। देख रहे हो कैमरे के आगे एक कांच पर उन लोगों ने ड्राइंग कर दी, है ना। बैकग्राउंड लेयर में कौन था, सबसे बैकग्राउंड में कौन था, चार्ली चैपलिन, और जो उसका सीन चल रहा था। उसके ऊपर एक और एक लेयर लगाई गई काहे की, एक ट्रांसपेरेंट कांच की, जिसमें ड्राइंग की गई है ना। तो उसने पीछे का जो पोर्शन जहाँ पे उन्हें गहराई दिखानी है ना, नो बडी विल इवन ट्राई टू रिस्क। उस समय चार्ली चैपलिन इज लाइक बहुत बड़े एक्टर्स में से शुमार था, तो उसको मारने थोड़ी ना जाना है, सिर्फ जस्ट कि रियलिस्टिक वो चाहिए करके। ब्लैक एंड वाइट है, शेडिंग करके हाइपर रियलिस्टिक आउटपुट दे दो, वहाँ पे हो जाएगा, आर्टिस्ट लोग की कमी है नहीं। तो इस तरीके से उन लोगों ने बनाया था। ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स तुम लोगों को देखने को मिलेंगे, तो ये वन ऑफ देम है। देख रहे हो कैसे उन लोगों ने पूरा अचीव किया, कुछ इस तरीके से। द 10 कमांडमेंट्स ओरिजिनल वर्जन, तो पानी को, जो मूसा रहता है ना, मोजेस नाम से एक बंदा रहता है, तो वो पूरा पानी को दोनों साइड में ऐसे पार्ट देता है ताकि यहूदी लोग वहाँ से जाते हैं। देखो इस तरीके से उन लोगों ने बनाया था। देख रहे हो दोनों को एक साथ ऐड कर दिए और ये इस तरह से बन गया, ठीक। बस्टर कीटन स्टीम बोट वाला, अब ये वाला जो सीन था, अब ये रियल स्टंट ही थे, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। कैसे काम किया समझ में आया। तो ये जो लेयर्स होते हैं उसमें चार्ली चैपलिन वाला एग्जांपल ज़्यादा सही और एक्यूरेट बैठता है। बेसिकली यहाँ पर आप क्या करोगे, कुछ सीनरी ऐड कर दिए। फॉर एग्जांपल मैं एक तस्वीर को ऐड करूँगा इधर, ठीक है। ये वाली तस्वीर मैंने उठा ली, इसको यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है। ये इमेज रख दी, ये एक लेयर हो गई, ठीक है। अब मान लो ये वो खाई वाली चीज़ है, खाई भी नहीं है, मतलब ये चार्ली चैपलिन है
और इसके ऊपर हमें क्या रखना है, कोई डिफरेंट इमेज रखनी है। मान लो कोई भी एक रैंडम इमेज उठा के मैं रख देता हूँ, ये उठा के रख दिया। अब ये इमेज इसके ऊपर आ गई, ठीक है। तो लेयर्स कुछ इसी तरीके से वर्क करती है। ऊपर वाली लेयर ऊपर रहेगी, जैसे कि ये जो डॉग है ये चार्ली चैपलिन है, और ये जो खाई है जो हमने पेंट करके उसके ऊपर लगा दी। ऐसे आप मल्टीपल लेयर्स अब आप लगा सकते हो, ठीक है। पुराने ज़माने में इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती थी, तो वो लोग क्या करते थे, इन्हीं सब चीप ट्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। स्टार वॉर्स का मैट पेंटिंग देखते हैं वो लोग कैसे करते थे। पूरा चार्ली चैपलिन वाली टेक्निक है ना इसमें, देख लेना। उस समय 1985 या उसके आसपास की फिल्म है शायद ये, तो उस समय तो ऐसे हाई एंड कंप्यूटर्स होते नहीं थे, तो लोग कैसे इतना साइंस फिक्शन और लेज़र वेज़र, उस समय तब इतना ही कंप्यूटर की कैपेबिलिटी थी कि बस वो लेज़र वेज़र निकल रहे यही सब दिखा सकते थे। और उसमें भी कई बार वो लोग ऐसी ऐसी ट्रिक्स यूज़ करते थे जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल होती थी, मतलब रियल लाइफ में ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो देखो कैसे वर्क कर रहा है। so much about the exterior of Cloud City was the देख रहे हो, subtlety कांच के of ऊपर the पूरा सीन बना के sky, रख of दिया the है। lighting. Elegance is what it's all about. Very few people can pull that off. ये आर्टिस्ट Even बैठ today, के वहाँ पे with पेंटिंग कर रहा है, CGI. ग्लास पेंटिंग कर रहा है, ठीक। So what are we looking at here? Here is a अब अमेरिका में क्या रहता है कि इंडिया में तो खूब सारे भाड़े में मिल जाते हैं, इवन लोग कई बार सिर्फ इसीलिए आ जाते हैं कि भाई फिल्म में सीन रहेगा करके। लेकिन अमेरिका में लोगों के पास काम धंधा रहता है, उन लोगों के पास फालतू टाइम नहीं है, तो कोई भी ऐसे आएगा नहीं, है ना। तो भीड़ बनाने के लिए कैसे करना है, just a wonderful example of all these stormtroopers, and nobody knows that it's a मिलिट्री matte सीन painting. दिखाना You था, just आर्मी है assume करके। that this is a very large set. तो देख रहे हो, ऐसा लग रहा है देख के कि बाप रे वो आदमी की एम्पायर है, उसकी सेना खड़ी है, जहाज से उतर रहा है, लेकिन देखो क्या था वो, कुछ भी नहीं था। बस उन लोगों ने उतने पोर्शन पे 4 ग्रुप को हायर करके खड़ा कर दिया, बाकी कांच में ड्राइंग बनवा दी। तो इजी पड़ा। फोटोशॉप इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है लेयर्स के हिसाब से। तो आप कुछ इस तरह के इल्यूजनरी सीन्स भी क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल लेयर्स लेके। जैसे मिक्की माउस होता है, मिक्की माउस में क्या होता था कि ना आपको एक सीन दिखाना है कि वो मिक्की माउस एक सीनरी पे खड़ा है और वहाँ पे लड़ाई हो रही है, तो बार बार सीन को रीड्रॉ करना ना पड़े, तो बैकग्राउंड में एक सीनरी बना दो परमानेंट, है ना, लंबी सी एक चार्ट में सीनरी बना दो। अब मिक्की माउस को एक जगह से चूसे चलते हुए ट्रांसपेरेंट शीट में मिक्की माउस को ड्रॉ कर दो स्टेप बाय स्टेप, क्यों ऐसे ऐसे चल रहा है करके, है ना। उसको पलटा जा सकता है ना, देखो ना फ्लिप बुक में ऐसे करो तो चीज़ें मूव होती हुई दिखाई देती है। उसी प्रकार से वो क्या करते थे, एक बैकग्राउंड में एक लेयर ले लेते थे और सामने पे जिसको एनिमेट यानी चलता हुआ दिखाना है उसे ट्रांसपेरेंट कागज़ पे बनाते थे। शीट बोलना ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए इसे मैट लेयर्स बोला जाता था, है ना, मैट पेंटिंग बोला जाता था, है ना, क्योंकि वो मैट लेयर्स रहती थी, ओपेक लेयर्स रहती थी, मतलब अब क्या ही बोलूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए। तो ये लेयर्स भी कुछ उसी प्रकार से वर्क करती है। एक बैकग्राउंड होता है, एक उसके ऊपर लेयर 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 करते करते आप काम कर सकते हो, है ना। इसकी अपनी फ़ायदे भी हैं और इसके कोई नुकसान नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, है ना। नुकसान नहीं है बेसिकली, लेकिन ना थोड़ा सा कंझट हो जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा लेयर्स बना दो तो फिर खोजना पड़ता है कहाँ पे क्या है करके, है ना। ठीक, लेयर सबसे पहला टूल होता है हमारा मूव टूल। इसका कीबोर्ड में शॉर्टकट वी होता है, देख सकते हो ये दिखा रहा है कि ये वर्क कैसे करता है ना। बस कुछ नहीं, जिस लेयर को मैं सिलेक्ट किया हूँ, अरे कैंसिल, जिस लेयर को मैं सिलेक्ट किया हूँ उसको पकड़ के मैं उस इमेज को बस मूव कर सकता हूँ। जिस लेयर को सिलेक्ट किया हूँ उसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इसीलिए आपको इमेजेस में कुछ भी छेड़छाड़ करनी हो, मेक श्योर आप उस लेयर पे मौजूद रहें, ठीक है। चलो ये चीज़ समझ में आया। अब एक और टूल समझते हैं, ट्रांसफॉर्म टूल, है ना। हालांकि मूव टूल के भी यहाँ पे कुछ खास चीज़ें दी नहीं हुई है ना। ऑटो सिलेक्ट दिया हुआ है कि ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लो, लेयर्स में रखना है कि ग्रुप में आपको सिलेक्शन लेना है,
कई बार क्या होता है, ये अभी हम देखेंगे। अब जैसे क्या हुआ, इन दोनों को मैं पकड़ लिया, इन दोनों को राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ग्रुप फ्रॉम लेयर्स दबा दिया। ठीक है, ग्रुप नंबर 1, इसका नाम हम दे सकते हैं मीम करके नाम दे दिए। इसका कलर क्या होगा, इसमें कोई कलर नहीं, ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट लेयर्स थी जिसमें हमने नॉर्मल इमेजेस डाल रखी है। क्योंकि देखो डॉग ये शेर तो है, लेकिन इसके आसपास का एरिया ट्रांसपेरेंट है, तभी तो हमको पीछे का डॉग दिखाई दे रहा है ना, तो वो हम बोल रहे हैं। मोड पास थ्रू, और भी कुछ कुछ सेटिंग्स है यहाँ पे देखो, लीनियर डॉज, अरे यार आ जा। इसमें हम ब्लेंडिंग मोड्स पहले से लगा के डाल सकते हैं। ये ब्लेंडिंग मोड्स क्या होता है हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पास थ्रू कर देता है। ओपेसिटी कितनी रखनी है वो भी बताते हैं, कैंसिल। अब जैसे शेयर की लेयर में क्लिक किया हूँ, ये मेरा ना कंप्यूटर का थोड़ा सा दिक्कत है, इसका यूएसबी पोर्ट्स पता नहीं क्या है, किसी भी जगह पे लगा रहा हूँ ना तो मैं एक सिंगल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक ले रहा है, तो उटपटांग पॉपअप्स आ जा रहे हैं, तो उसको अभी इग्नोर करना। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया। अब मैं ओपेसिटी में गया, देखो यहाँ पे एक ओपेसिटी का पैनल दिया होता है। ओपेसिटी का मतलब होता है, ओपेक शब्द का मतलब होता है वो चीज़ जिससे लाइट टकरा जाती है, मतलब आर पार नहीं जाती, उसे ओपेक जो बोला जाता है। ट्रांसपेरेंट उसे बोला जाता है जिससे आर पार चली जाए। तो ओपेसिटी जो होती है, कितना वो ओपेक है, मतलब ज़्यादा ओपेक है तो मतलब रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जैसा दिखेगा, ज़्यादा कम ओपेक है तो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट दिखेगा। तो इसको कैसे वर्क करेगा, देखो इसको मैं ऐसे पकड़ के यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, देख रहे हो ट्रांसपेरेंसी आती है इस चीज़ से। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है उंगली वाला, इसको पकड़ के आप ऐसे ड्रैग कर सकते हो दाएं और बाएं, है ना, सॉरी दाएं ये हो जाता है, बाएं और दाएं, इस तरीके से आप सरका सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद ओपेसिटी के नीचे आता है फिल का ऑप्शन। फिल एक्चुअली क्या होता है कि उस लेयर में मौजूद जो पिक्सल्स हैं उन पिक्सल्स की अमाउंट को कम ज़्यादा करता है ना, उन पिक्सल्स को कम ज़्यादा करता है, जिससे क्या होता है कि वो जो हम ट्रांसपेरेंसी, ये भी काइंड ऑफ एक ट्रांसपेरेंसी वाला ही इफेक्ट देता है, देख रहे हो। अब डॉगी को सिलेक्ट किया तो डॉगी ट्रांसपेरेंट हो रहा है, शेर को सिलेक्ट करके फिल कम करूँगा, काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट दे रहा है। लेकिन देखो ओपेसिटी के मुकाबले ज़्यादा डिफरेंट तरीके से ये वो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ डिज़ोल्व हो रहा है उसमें। क्यों, क्योंकि हम पिक्सल्स को कम करते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक ठीक, मेरे को उसी को देखना पड़ता है मेरे को लगता है मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए तो वो फोटोशॉप के मामले में मेरा सीनियर है। नहीं, मेरे को, तुम कितने साल से कर रहे हो? 2010 से, मैं 2018 से। ठीक है, तो सीनियर हुए ना। तो उस मामले में ठीक है। हम्म तो सीखेंगे ना, ड्राइंग एक अलग चीज़ होती है। हाँ, मैं उस चीज़ में बोल सकता हूँ कि मेरे को आता है, बट जो टेक्निकल एक्सपेक्ट है उसमें आप सीनियर हुए। ठीक है ना। अब मूव टूल को देखो, जितने भी आइकन्स होते हैं उनके कॉर्नर पे देखो एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है ना। ये ट्रायंगल ये दर्शाता है कि ना इसको अगर हम क्लिक करे रहें तो और ऑप्शन ओपन होते हैं इसके बगल में, देखो। और इसके बगल में इनका शॉर्टकट भी दिया होता है कीबोर्ड वाला, ठीक है, वी दिया हुआ है। आर्टबोर्ड टूल दिया हुआ है इसके बगल पे। आर्टबोर्ड टूल क्या करता है, आर्टबोर्ड टूल मल्टीपल आर्टबोर्ड सेटअप करने के काम आता है। देखो मैं ड्रैग करके एक साइज सेट कर रहा हूँ, ये देखो एक और एक आर्टबोर्ड क्रिएट हो गया। मैं इसका साइज वाइज सब एडजस्ट कर सकता हूँ, कितना बड़ा आर्टबोर्ड चाहिए, कैसा चाहिए, ठीक है। और फिर बाहर क्लिक करेंगे तो हमारा आर्टबोर्ड सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये लो हमारा एक और आर्टबोर्ड सेट हो। अब ये देखो इसका एक अलग वो आ जाता है, ठीक है। मल्टीपल आर्टबोर्ड्स, ये आर्टबोर्ड्स किस काम आते हैं? फॉर एग्जांपल मैगज़ीन बना रहे हो, कोई ब्रोशर बना रहे हो जिसमें मल्टीपल पेजेस हैं, तो मान लो ये उसका फ्रंट पेज है। अब मैं बगल पे एक और एक आर्टबोर्ड बनाया, वो उसका बैक पेज है। फिर बैक पेज ऐसे पलटोगे तो उसका एक और एक साइड होता है ना, तो उस साइड को भी तो आप बनाओगे।
तो इस तरीके से रहता है। लेकिन फोटोशॉप इसमें मतलब बनाने को बना सकते, टूल दिया है उसने, लेकिन ये उसके लिए आइडियल नहीं है। ठीक है, इस तरह का मैगजीन्स या जो टेक्स्ट बेस्ड अगर आपको कुछ बनाना है तो उसके लिए इन डिज़ाइन एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर होता है, वो चीज़ आपको सीखनी चाहिए अगर आप मैगजीन्स और उसमें कंटेंट राइटर हैं आप, और उस चीज़ के उस हिसाब से। और इलस्ट्रेटर में भी आर्टबोर्ड्स ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्क करते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो वो ऑब्वियसली बात है, ब्रोशर वोशर बनाना पड़ेगा, मल्टीपल पेजेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यूजुअली जो जो होशियार वाले आर्टिस्ट होते हैं ना, वो इस सब चीज़ को अवॉइड करते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, सिंगल ही शीट में तीनों पेजेस का वो बना देते हैं। लेकिन इन डिज़ाइन मल्टीपल आर्टबोर्ड्स वाला, आर्टबोर्ड्स सही तरीके से जहाँ इस्तेमाल होते हैं वो इन डिज़ाइन होता है ना, उस तरीके से वो लोग फैसिलिटी देते हैं। और इसमें भी देते हैं, मतलब दे इसलिए रहे कि जैसे मान लो आप लोगो डिज़ाइन करो, एक पैनल में लोगो बनाए, बगल पे एक और एक बनाए, तो मतलब अलग अलग वैरायटी में, तो उस चीज़ के लिए अच्छा है अगर आप चाहो तो, है ना। क्योंकि आप सेम कागज़ में तो अलग अलग ड्राइंग बनाना कई बार मज़ा नहीं आता, वो सबकी अपनी चॉइसेस हैं, आपकी चॉइस अलग है तो ठीक है। अगर आप सेम कागज़ में कोलाज जैसे बनाना चाहते हो तो वो भी चलेगा। तो लेयर समझ में आया। इसके लेयर्स के ऊपर भी देखो 3-4 लॉक्स वगैरह दिए थे। देखो जब बैकग्राउंड लेयर बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई भी कैनवस क्रिएट करते हो तो उसका बैकग्राउंड लेयर इस तरह से लॉक रहता है। लॉक क्या किया, इंडिकेट्स लेयर इज़ पार्शली लॉक्ड है। आप इसके ऊपर ड्राइंग वगैरह कर सकते हो, लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि बैकग्राउंड लेयर के ऊपर आप लोग क्या करो, टोचकी ना करो। हमेशा एक बैकग्राउंड तो एटलीस्ट होना चाहिए ना। इसको अगर मैं ऑफ़ कर दूँ, देखो ये आँख दी हुई रहती है, आँख का मतलब हम देख सकते हैं। इसको ऑफ़ कर दो तो लेयर भी ऑफ हो जाती है, ऑफ बस हुई है, देखो वो लेयर वहाँ से डिलीट नहीं हुई है। मतलब वो देखने के लिए कि पीछे क्या है, कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे, उन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, बैकग्राउंड लेयर जो होती है, अगर मैं इसे भी ऑफ कर दूं तो एक चेकर्ड डॉट्स मतलब बॉक्सेस आ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब पूरा का पूरा बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, मान लो जैसे कई बार वो नहीं आती पीएनजी फाइल्स वगैरह आती हैं जिनमें बैकग्राउंड नहीं होता, या आप लोग कुछ ऐसा डिज़ाइन बना रहे हो जिसमें आपको बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है, तो ये ऐसे करके भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इवन जेपेग भी ऐसा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, बशर्ते आपका डिज़ाइन भी वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो लोगो वगैरह के लिए ये आइडियल ऑप्शन रहता है, बैकग्राउंड ऑफ ही कर दो, है ना। लेकिन फिर भी क्या होता है, चेकर्ड लाइन थोड़ी अनोइंग लगती है, कभी कभी आंखों को एकदम कंझा देती है। वो चेकर्ड लाइन ये दिखाने के लिए कि आप कुछ है नहीं वहाँ पे करके, वो खाली है ना। अब ये देखो, ये है, इसके सामने ये लगा नहीं, इसको रख देते हैं। अब ये देखो, अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा ना, तो अगर मैं इसे ट्रांसपेरेंट एक्सपोर्ट करूँगा तो चेकर्ड लाइन नहीं आएगी, वो बस ये शेर की इमेज जितनी इतू सी है वो उतनी ही आएगी। ठीक है, तो कुछ सेंस नहीं बनता, और बनता भी है ना। जब ज़रूरत आएगी, जब आप यूज़ करोगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका भी काफ़ी हेल्प होता है। बैकग्राउंड ऑन कर लेते हैं। मेरे को डॉग वाला मीम बहुत सही लगता है। इसको डोज बोलते हैं, DODGE, डोज। कुत्ते की प्रजाति बहुत अच्छी रहती है बोलते हैं। तो मूव टूल हमने जाना, मूव टूल में क्या क्या होता है, एक नॉर्मल मूव टूल जो मूव करने के काम आता है। ये देखो, कुड नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड, क्योंकि ताला लगा है, आप इस लेयर को हिला ही नहीं सकते, ऐसा वो बोल रहा है ना। इमेज को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अगर आप गलत जगह पे अब इस लेयर को भी लॉक किया जा सकता है। देखो यहाँ पे लॉक है, लॉक हो गया, देखो अब कुछ नहीं होगा। देखो, कुड नॉट मूव द टूल लेयर बिकॉज द लेयर इज़ लॉक। ताला खोलने के लिए क्या करना है, चाबी लगानी पड़ती है। कैसी चाबी लगाएंगे, बस कुछ नहीं करने से क्लिक करना है और ताला हट जाता है। अब मान लो आपको देखो एक लॉक ये दिया हुआ है, ये लॉक क्या दिया हुआ है, लॉक द ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, है ना। ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, तो जितने भी पिक्सल्स जो कायदे से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए वो लॉक हो जाएंगी। इसके बगल पे दिया है लॉक इमेज पिक्सल्स, है ना। इसको अगर मैं क्लिक कर दूं तो इमेज की सारी पिक्सल्स लॉक हो जाएंगे, लेकिन अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है तो ये वर्क नहीं करने वाला। इसके बगल पे दिया हुआ है क्या, लॉक पोजीशन, है ना। तो पोजीशन क्या होता है, मैं मूव नहीं कर पाऊंगा फिर इसको। ठीक है, फिर बगल पे दिया है
प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इनटू एन इन एंड आउट ऑफ आर्टबोर्ड एंड मतलब वो क्या होगा कि वो 8 एक आर्टबोर्ड में फिक्स हो जाएगा, है ना। और इसके बगल वाला यूनिवर्सल लॉक, ये सभी चीज़ को लॉक कर देगा, पूरी की पूरी लेयर ही लॉक कर देगा। तो कई बार ऐसे होता है ना कि गड़बड़ आदत रहती है, इमेज एडिटिंग करते रहो या कुछ करते रहो, तो क्या होता है आप गलती से मेन सोर्स इमेज पर ही लॉक कर देते हो, मतलब उसी इमेज के ऊपर बदलाव कर देते हो। तो उससे क्या होता है ना, काफ़ी सारी प्रोग्रेस हमारी ख़राब हो जाती है। तो बेहतर होगा आप उसे लॉक लगा दो, है ना। तो इन केस अगर आपने उसमें लॉक लगा दिया तो क्या होगा, कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो पॉपअप आ जाएगा, बोलेगा अरे इसमें क्या काम, फिर आपको याद है अरे रे इसमें काम नहीं करना है करके। तो इस तरीके से ठीक, तो ये ऐसे वर्क करता है। तो ये लॉक्स दिए हुए हैं, बाकी ये पता नहीं है यूनिफाई ऑप्शन भी दिया हुआ है कुछ कुछ, आई थिंक एक लेयर को दूसरे लेयर से किसी प्रकार का लिंक करो, यूनिफाई लेयर पोजीशन। अच्छा, तो उस लेयर को छेड़छाड़ करोगे तो उसके नीचे वाली लेयर में भी छेड़छाड़ होगा, है ना। ज़्यादातर मैं ये वाला यूज़ करता ही नहीं हूँ, है ना। चलो, तो मूव टूल समझ में आया। नेक्स्ट टूल है सिलेक्शन टूल्स में आते हैं। ये होता है एक इलेप्टिकल मार्की टूल, पॉलीगॉन लैसो टूल, पॉलीगॉन में नहीं, लैसो टूल बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके अंदर और भी लैसो टूल्स रहते हैं। फिर आता है सिलेक्शन, है ना, क्विक सिलेक्शन वाले होते हैं, जिसमें से एक क्विक सिलेक्ट होता है और एक मार्की वो मैजिक वॉन्ड होता है। और बस फिलहाल तो यही है, आगे जाके पेन टूल भी एक सिलेक्शंस में से एक होता है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे या देख लेंगे। अभी पहले देखते कितना तक मैं अभी जा पाता हूँ। अभी तो 11:15 हो ही गए थे जब तक मैं आया था, 11:30 हो गए हैं। चलो देखते हैं आधे घंटे में क्या उखाड़ लेता हूँ मैं ठीक है। तो सबसे पहला टूल है मार्की टूल, है ना। मार्की टूल कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनका कीबोर्ड में शॉर्टकट M होता है, ठीक है। मेन ये दोनों हैं, ये दोनों उतने खास है नहीं और आई डोंट थिंक उतना ज़्यादा यूज़ करोगे, है ना। इवन तुमने भी कभी यूज़ किया नहीं होगा, है ना। तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेते हैं। मार्की टूल में देखो यहाँ पे एक भी ऑप्शन आता है ना, उसके पता नहीं क्या प्रीसेट्स वगैरह के लिए, चाहो तो ऑनलाइन से एक्स्ट्रा प्रीसेट डाउनलोड करके यहाँ ऐड कर दोगे। देखो अभी यहाँ पे कोई प्रीसेट मौजूद नहीं है, तो वो बोल रहा है यहाँ पे कोई प्रीसेट है ही नहीं। प्रीसेट्स में भी कुछ सेटिंग्स वगैरह रहती है, अगर इंपोर्ट करना डाउनलोड करना तो कर सकते हो, नहीं तो अपनी इच्छा, है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है न्यू सिलेक्शन, मैंने ऐसे क्लिक किया। अब मैंने क्या किया, जितने पोर्शन पर मैंने जैसे नहीं कहते आइकन, हम खूब सारे आइकन सिलेक्ट करते हैं, उसी प्रकार से हमने इसे भी सिलेक्ट किया। अब ये जो शेर महाराज है, डिलीट, could not complete your request because the smart object is not directly editable। अब ये क्या बोल रहा है कि जो इमेज है कंट्रोल डी, ये एक्चुअली एडिटेबल नहीं है। क्यों, इसके देख रहे हो ये दोनों इमेजेस के कॉर्नर में ना एक छोटा सा प्यारा सा आइकन बना हुआ है। ये दिखाता है कि आपकी इमेज जो एक्चुअल में है वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, वो इमेजेस होती हैं जिनको ना कितना भी छोटा कर लूँ, है ना, फिर अप्रूव कर दूँ, फिर कितना भी बड़ा कर लूँ और फिर अप्रूव कर दूँ, इनके पिक्सल्स में कोई खास फर्क नहीं आता है। ठीक, क्यों नहीं आता, क्योंकि वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में एक्चुअली ये रहता है कि वो उसकी इमेजेस की पिक्सल्स को रिमेंबर करके रखते हैं और उसकी स्मॉलेस्ट साइज़ और लार्जेस्ट साइज़ दोनों को याद रखते हैं, ठीक है। इसीलिए उनके थंबनेल्स और आइकन पॉसिबल हो पाते हैं। लेकिन अगर मैं इसको रास्टर इमेजेस क्या होती है बताया था, रास्टर में बना होती है ना सारी हमारी जेपेग फाइल्स जो होती हैं। तो रास्टर से कहने का मतलब है क्या, जो डिजिटल कैमरा होता है वो रास्टर इमेजिंग सिस्टम पे वर्क करता है। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट से कहने का मतलब है जो इमेजेस, आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि वो लोग आपकी पिक्सल्स रिमेंबर करते हैं। मेन क्या होगा कि इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, इसको रास्टराइज कर दूँगा। रास्टराइज करने से क्या हुआ कि इस कैनवस में जितने पिक्सल्स थे, तो यहाँ पे जितने पिक्सल्स थे और यहाँ पे जितने पिक्सल्स, उसने कैनवस के जो पिक्सल्स वहाँ पे उस हिसाब से जो होने चाहिए तो उनके साथ रिप्लेस कर दिया। अब बताओ मैं क्या करूँगा, इसका साइज़ छोटा कर दें,
ये मैंने इतना छोटा कर दिया और इसको अप्रूव कर दिया कि हाँ मेरे को इतना ही छोटे साइज़ की इमेज चाहिए, है ना। इसको जूम करूँ, उसने क्या किया देखो, यहाँ पे देखो जितनी पिक्सल्स मौजूद होनी थी उनके साथ उसे चिपेड़ दिया, ठीक है। अब कंट्रोल टी दबाऊंगा फिर से और इसको अब बड़ा कर दूंगा इस इमेज को। कबाड़ हो गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इवन फोटोशॉप अगर आपकी इमेज उसने क्या किया, छोटा करके उसको उस इमेज के हिसाब से एडजस्ट कर दिया, रास्टराइज करके। आप जितने बार भी इमेज में साइज़ कम ज़्यादा करोगे, फोटोशॉप थोड़ी बहुत ही हेल्प करेगा उन पिक्सल्स को थोड़ा सा फैलाने या श्रिंक करने में। अब उसने क्या किया, जब मैंने फिर से उतनी छोटी इमेज को फैलाया तो उसने क्या किया, थोड़ा सा अंदाजे के हिसाब से थोड़ा जितना पिक्सल्स वहाँ पे मौजूद होने चाहिए उनको वहाँ पे स्ट्रेच करके चिपेड़ दिया, ठीक है। दिक्कत क्या हुई, पूरी इमेज पिक्सलेट हो गई, ख़राब हो गई, गंदी हो गई। लेकिन क्या होता है ना, उसी की मदद से देखो मैं फिर सिलेक्शन करके यहाँ से कुछ भी अपने बदलाव कर सकता हूँ। तो पहली जो हिदायत मैं तुम लोग को दूंगा कि कभी भी किसी स्मार्ट ऑब्जेक्ट को यदि रास्टराइज करते हो, है ना, तो उसको मेक श्योर करना है कि आप ज़्यादा वो ना कर दो, कम कम ना कर दो, मतलब ज़्यादा उसमें चेंजेस ना करो साइज़ वाइज, अगर मैं बोल रहा हूँ। और साइज़ वाइज से याद है, तुम लोग सोचोगे मैं वो इमेज को कम ज़्यादा छोटा बड़ा कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि मूव टूल में ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ था कि साइज़ कैसे कम ज़्यादा किया जाए। तो उसके लिए कीबोर्ड में शॉर्टकट होता है, चाहो तो लिख भी सकते हो। नोटपैड लाओ, कुछ नहीं लाओ, चलो ठीक है। अरे चल ठीक है ना, वीडियो तो बन ही रहा है, ठीक है ना, वीडियो देख लेना, ठीक है। कीबोर्ड में कंट्रोल और टी दबाते हैं हम, तो उससे हमारा ट्रांसफॉर्म टूल प्रकट हो जाता है। ट्रांसफॉर्म टूल देख रहे हो, यहाँ से जो साइज़ कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ से रोटेट का ऑप्शन रहेगा, सब चीज़ रहता है इसमें, ठीक है। इसको और यहाँ पे दिया रहता है कि हाँ हमने जो बदलाव किया अब हमको चाहिए। यहाँ पे दिया है कि नहीं 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 ऐसा नहीं चाहिए, नहीं कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा। अब वो राइट क्लिक करके तो मैं दिखा ही रहा था। कंट्रोल टी दबाऊंगा, राइट टी से साथ साथ ये देखो यहाँ पे और क्या, एक्स और वाई एक्सिस होता है ना ग्राफ के हिसाब से, तो एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से कुछ कम ज़्यादा करना है, ये देखो वाई एक्सिस, तो वो यहाँ से भी एडजस्ट कर दो। विड्थ कम ज़्यादा करनी यहाँ से भी हो जाती है, विड्थ हाइट, है ना, यहाँ पे देखो सब दिया हुआ है। एंगल कितने डिग्री में रोटेट करना है, देखो दाएं बाएं सरका रहा हूँ, देखो पकड़ के बस दाएं और बाएं ड्रैग कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ओपेसिटी में भी दाएं और बाएं वाला ही ऑप्शन दिया रहता है, देख रहे हो, ड्रैग आप कर सकते हो। इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर में इन सब में ये फीचर नहीं रहता, ठीक है। और ये पता नहीं ये भी कुछ दिया हुआ है वैल्यू, अच्छा देखो ये कितना ज़्यादा टिल्ट विल्ट करना है ना, वो सब भी यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। फिर से कंट्रोल टी दबाता हूँ। अब यहाँ पे इंटरपोलेशन करके एक दिया हुआ है, बाई क्यूबिक, अरे क्लिक हो जा, नियरेस्ट नेबर, बहुत सारी अदर चीज़ें दी हुई है। बेसिकली मुझे भी नहीं पता है क्या होती है। इंटरपोलेशन क्या होता है बताओ, तुमको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, मैं भी यूज़ नहीं किया क्योंकि इसका कुछ खास यूज़ आता नहीं। आई थिंक ये आपके आसपास जो रिस्पेक्टिव इमेज दी हुई है उसके हिसाब से शायद पिक्सल्स को एडजस्ट करता होगा, लग तो वैसे ही रहा है सुन के। जो इसके बगल का टूल है वो मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं स्विच बिटवीन फ्री ट्रांसफॉर्म एंड वॉप मोड्स। सबसे पहले तो मैं इस इमेज को उठा के बीच में रख देता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, है ना, वॉपिंग का टूल आ गया, देखो ये देख रहे हो अलग अलग डॉट्स आ गए, पहले अलग था अब अलग है। एक्चुअली क्या कहता है, देखो एक ग्रिड क्रिएट कर देता है यहाँ से। अब मैं देखो इसको इस तरीके से कपड़े जैसा कुछ भी वो कर सकता हूँ, समझे। मान लो अगर आपको कोई इमेज कोई स्पेसिफिक ऐसे एंगल पे सेट करनी है जो कि थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप उसे हाथ से इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, देख रहा हूँ एकदम कपड़े जैसा नहीं लग रहा, तो वैसा टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। ये वाला ज़्यादा अच्छा टूल था, और भी अच्छे अच्छे टूल हैं इसमें, है ना, इसी को देख के खुश मत हो जाओ। हम सिलेक्शन में थे एक्चुअली।
सिलेक्शन में हमारा था न्यू सिलेक्शन। तो ये बेसिकली क्या करता है, जितने एरिया को हम सिलेक्ट किए उसके साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर हम इसमें कलर भी करेंगे तो वो सिर्फ उतने पोर्शन तक ही कलर होगा। अरे बाबा, पूरा कलर करना है। अच्छा, ये बहुत डिटेल्ड इमेज है तो देख रहे हो कैसे कलर हो रहा है। ठीक है, न्यू लेयर में ले जाओगे तो सिलेक्शन वहाँ पे रहेगा तब भी। ठीक है, सिलेक्शन हमको क्या कर रहा है, एक बाड़ा बना के दे रहा है, उतने ही बाड़े में आपको काम करना है। इनकेस अगर आपकी हैबिट है कि आपके हाथ ज़्यादा इधर उधर चल जा रहे हैं, या कुछ ड्राइंग वाइंग बना रहे हो तो कहीं बाहर चल देता है, या कुछ एडिटिंग भी कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ उतने स्पेसिफिक सिलेक्टेड एरिया में आप वो चेंजेस कर सकते हो। थोड़ा आपको एक बंधन भी देता है और थोड़ा फ़ायदे की भी चीज़ है ना। कलर फिल कर रहे हो गलत, पूरा पूरा स्क्रीन फिर पूरा फिल हो जाएगा ना कलर, दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए तो सिलेक्शन टूल। अब क्या होगा यदि मैंने ये फेस सेलेक्ट किया और मेरे को सिर्फ ये फेस चाहिए, मेरे को उसको डिलीट नहीं करना है, इसमें कुछ बदलाव नहीं करना, मेरे को वो उतना पोर्शन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तो बाकी को कैसे उड़ाऊंगा। सिलेक्ट तो ये सिर्फ अंदर के ही हिस्से को कर रहा है, बाहर कैसे सिलेक्ट करूँ फिर मैं, नहीं मालूम। दो तरीके हैं, एक होता है कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट। इसने क्या किया, उतने पोर्शन का डुप्लीकेट सेपरेट लेयर में बना दिया, एक ये तरीका है। कंट्रोल जेड, अब हो सकता है तुमको सेपरेट लेयर में नहीं चाहिए, तुमको इस इमेज की ज़रूरत ही नहीं है, बस फेस की ज़रूरत है ना। क्योंकि देखो कंट्रोल जे मैंने किया तो ये अलग से कर दिया, लेकिन मेरे को ये तस्वीर की ज़रूरत नहीं है ना, मेरे को बस वो फेस चाहिए बस। कैसे करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे, देख रहे हो बाहर के साइड पे भी कुछ लाइंस आ गई, है ना। जितना सिलेक्ट, अब ये क्या बता रहा है, इन्वर्स सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि अब जो आपने सिलेक्ट किया था उसको छोड़ के बाकी सब सिलेक्टेड हो गया। अब मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा ना, देख रहे हो अब ये लाइंस यहाँ बाहर पे भी हैं, चल रही हैं इधर अंदर पे। सबसे पहली बात, ये लाइंस ऐसे चलती क्यों रहती हैं, इसका कुछ मालूम है आप लोग को, संकेत क्यों चलती रहती है वो लाइन। वो जो ये जो मैं सिलेक्शन जब हम करते हैं तो ये जो लाइन ऐसे देख रहे हैं वैसे मूव होती रहती है, क्यों होती रहती है मूव। हाँ, कटिंग होगी वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो ये ऐसे ये ब्लैक एंड वाइट पैटर्न ऐसे चलते क्यों रहते हैं। एक्चुअली क्या है, देखो अब यहाँ पे डार्कर पोर्शन है तो ब्लैक इसके साथ मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा वहाँ पर कुछ है, और वाइटर पोर्शन वाइट वाली जगहों पे मिक्स हो जाएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं ना लोग, है ना। सिर्फ ब्लैक ब्लैक डॉट दिखेगा फिर वहाँ पे, तो कई बार होता है कि इंसान इतनी कॉम्प्लेक्स डिजिटल डिज़ाइन बनाया रहता है कि वो सिलेक्शन करने के बाद भी समझ में नहीं आता, है ना। तो इसीलिए उसको मूवमेंट करा दिया, वो एनिमेटेड रहता है वो, है ना। तो इसीलिए और इसको, इस पैटर्न को मार्चिंग बैंड पैटर्न्स बोला जाता है। ठीक है, कंट्रोल डी होते हैं डी सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए होता है। ठीक है, मैं हैंकी रखा हूँ कि नहीं रखा हूँ, ओह गॉड। ठीक, तो बेसिकली समझ में आया क्या क्या है। अब इसमें और भी टूल्स दिए हुए, अब जैसे ये मैंने सिलेक्शन किया, इसके बगल में मैंने एक सिलेक्शन कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने सिलेक्शन लिया, अब इसके बगल पे मैं एक और सिलेक्ट, तो वो पूरा पुराना जो सिलेक्शन था वो गायब हो जाता है। इसके बगल पे एक सिलेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसका नाम है ऐड टू सिलेक्शन, जो सिलेक्ट हमने किया हुआ है उसी के ऊपर और ऐड कर देगा वो, देख रहे हो। अब ये इस तरीके, देखो बीच का पोर्शन गायब हो गया, और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बगल पे दिया हुआ है सबट्रैक्ट, उसका ऑपोजिट भाई, ऐसे कि हटा देगा वो, है ना। तो थोड़ा फ्रीडम मिल रहा है अब आपको थोड़ा सा सिलेक्शन के लिए। उसके बगल पे इंटरसेक्शन वाला, अब ये देखो इतने बीच में देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है वो बीच में आ रहा है, अब सिर्फ उतना पोर्शन ही रह जाएगा, बस ये 3 दिया हुआ है। इसके बगल पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिया हुआ है, फेदर। फेदर क्या होता है,
संकेत जी आप पहले बताइए फेदर क्या होता है। हाँ, काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं थोड़ा टेक्निकल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, फेदरिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि आप लोगों ने कभी स्प्रे पेंटिंग की है, कभी शरीर पे डिओड्रेंट लगाए हो, देखे हो कैसे स्प्रे जाता है। जब आप एक ब्रश लेते हैं, है ना, एक ब्रश लेते हैं, उस पर कलर फिल करते हैं और ऐसे पुट करते हैं। अब गोल शेप का ब्रश होगा तो गोल छापा आएगा, लेकिन जब आप कुछ चीज़ स्प्रे करते हो तो वो क्या होता है, स्प्रेड होती है, फैलती है। सिलेक्शन के केस में क्या हो रहा है कि अभी जब हम इसको डिलीट में करूँगा, देख रहे हो एग्जैक्ट बारीक क्या हो रहा है, एज बाय एज एकदम कट हो जा रहा है। आप क्या चाह रहे हैं इस तरीके से, मतलब कई बार होता है ना, एक ट्रांजिशन देना चाह रहे हैं। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल कंट्रोल डी, इन दोनों को ऑफ कर देता हूँ। ये एक ब्रश है ना, नया लेयर लेते हैं, 2 लेयर ले रहा है, ठीक है। ये एक ब्रश है, इसको मैंने क्लिक किया, मान लो एक सिलेक्शन लिया मैंने और मैंने डिलीट किया, तो इस तरीके से पैटर्न बना। कल को मैं इसको फेदर करूँगा ना, तो देख रहे हो ये लाल घेरे के, अरे यार मैं ना मार डालूंगा इस माउस को। भाई राइट क्लिक हो जा, कुछ वो नहीं आ देख रहे हो, उस लाल घेरे के बाहर भी रेडिश कलर निकल रहा है। उसको क्लिक करेंगे, कैसा इफेक्ट आ रहा है देख रहे हो। यही सेम इफेक्ट वो सिलेक्शन में आएगा बट डिलीट करने के वक्त, ठीक है। कैसे देखते हैं, अभी मैं रेक्टेंगुलर मार्केट टूल लिया था, इलिप्टिकल लेके दिखाता हूँ। ये कुत्ते को ले लिए और ये हम इसे डिलीट करेंगे, ठीक है। तो इसके छाती पर एक गोला बनाते हैं, इसको मैंने क्लिक किया। फेदरिंग मैंने कितनी कर दी, यहाँ से मैं 300 कर दूं क्या, 300 पिक्सल मैंने फेदर कर दिया, ठीक है। अब करूँ डिलीट, अरे हो जाए यार, अरे 3000 या 300 करना है, इनवैलिड न्यूमेरिक एंट्री। अरे 300 तो लिखा था यार। हाँ, डिलीट करता हूँ, डिडंट वर्कड, नहीं नहीं वर्क किया, थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा क्या, एंटी एनालाइजिंग ऑफ करता हूँ क्या, नहीं अभी भी नहीं वर्क कर रहा। ज़्यादा लेना पड़ेगा क्या, 3000 लेके देखूँ क्या, वैल्यू बिटवीन 0 पिक्सल एंड 1000 पिक्सल इज रिकॉर्ड। अच्छा 1000 ही ले सकते हैं, तो 1000 ही ले लेते हैं, क्या जाता है ना। 50% सिलेक्ट, अरे यार कितने सारे कंडीशंस दे रहा है ये, एग्जाम्पल देना है मेरे को। 600 कर देता हूँ, अब तो ले लेना। नो पिक्सल आर मोर देन 50% सिलेक्टेड, द सिलेक्शन एज विल नॉट बी विजिबल। ओके चलेगा ना तो। अरे तो सिलेक्शन एज विजिबल नहीं है तो मैं क्या करूँ 400 400 चाहिए, 400 में तो अब बोल दे, प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। वार्निंग, नो पिक्सल्स आर मोर देन 50% सिलेक्टेड, द सिलेक्शन एज विल नॉट बी विजिबल। ठीक है ना, तो इसको करके देखूँ क्या। स्मार्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एडिटेबल, राइट क्लिक, रास्टराइज, डिलीट, ये देख रहे हो
कितना इसका स्प्रेड हुआ, है ना। वो बैकग्राउंड की लेयर एक्चुअली दिखाई दे रही है, देख रहे हो। 400 पिक्सल्स का स्प्रेड रखा था मैंने, और मैंने इतना लंबा खींच रखा था, ठीक है। कंट्रोल डी। फेदर 400 की जगह ना रख के कम कर देते हैं, 20 पिक्सल्स रख देते हैं। इतना बड़ा मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट प्रेस किया, देख रहे हो एजेस के बाहर क्या पिक्सल्स भी डिलीट हो गए। तो फेदरिंग का मतलब वही है, ठीक है। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा साइज़ का फेदर ले रहा था, इसीलिए वो बोल रहा था, मतलब वो बोल दे रहा है कि आप इतना ज़्यादा डिलीट कर दे रहे हो कि वो पूरी इमेज ही डिलीट हो जाएगी, तो कम से कम 50% रहने दो, वो ये बोल रहा था, ठीक है। अगर यही चीज़ अब हम इस शेयर के साथ करें, इसके साथ करते हैं डिलीट, देख रहे हो डॉगी का थोड़ा पोर्शन दिख रहा है, लेकिन एक स्मूथ ब्लेंड हो रहा है ना, स्मूथली थोड़ा सा वो लेयर एकदम पैची टाइप से नहीं हो रहा है। लेकिन यूजुअली जब हम इस तरह के सिलेक्शंस का इस्तेमाल करेंगे तो हमको फेदर नहीं देना है, दे भी सकते, तुम्हारी इच्छा यार, है ना। अब तुम्हारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरह का आउटपुट देना चाह रहे हो। अगर तुमको इससे ज़्यादा इजीली पड़ता है तो इससे कर लो। मैं तो नहीं इतना यूज़ करता, मैं ज़ीरो ज़ीरो ही फेदर रखता हूँ। अरे हो जाए यार, ठीक है। ठीक है, फेदरिंग वगैरह समझ में आया। यहाँ पे लैसो टूल आता है सेकंड में, देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर और इलिप्टिकल दिया है। रेक्टेंगुलर में एक और एक चीज़ है, देखो अभी एकदम बेसिक रेक्टेंगल बन रहा है, वो डब्ल्यू और एच लिखा हुआ है उधर उसके बगल पे, वो विड्थ है और हाइट दिया हुआ है, कितना विड्थ है देखो एमएम में बता रहा है, मिलीमीटर्स में बता रहा है हाइट वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हो विड्थ और हाइट पूरा बता रहा है। शिफ्ट अगर तुम दबा दोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर में ही बनेगा, अगर आपको परफेक्ट शेप चाहिए तो। यहाँ पे एक एलिप्टिकल दिया हुआ है, कंट्रोल डी। अब ये नॉर्मल एलिप्स बन रहा है बार बार, शिफ्ट दबा दोगे तो परफेक्ट सर्कल बन जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डी दबा दिया। अब यहाँ पर ये लैसो टूल, लैसो टूल जो होता है उसका कीबोर्ड में शॉर्टकट एल होता है। ऊपर पे जो एलिप्टिकल वाला जो मार्की टूल था उसको एम है उसका शॉर्टकट, मार्की टूल बोलते हैं इसलिए उसे, क्योंकि हम एरिया को मार्क कर रहे हैं, है ना। लैसो टूल जो होता है एल करके दिया है, देख रहे हो कैसा बना हुआ है, एक लूप बना हुआ है बेसिकली। वो जो गाय भैंस को पकड़ते हैं ना ऐसे फेंक के, वैसा वाला लूप है वो लैसो टूल, क्योंकि ऐसे ही वर्क करता है। लैसो टूल एक लूप बनाता है। सबसे पहला लैसो टूल बेसिक लैसो टूल है, ये देखो ये पेंसिल के टाइप से ऐसे करके आप सिलेक्ट करके और जहाँ पे छोड़ दोगे वहाँ से वो लूप फटाक से कंप्लीट कर देता है। देखो अगर मैं ऐसे पकड़ा और मैं यहाँ आधे में छोड़ दिया, ऑटोमेटिकली लूप कंप्लीट कर देगा, देख रहे हो सीधी लाइन बना दे रहा है। कंट्रोल डी, है ना। तो इससे क्या होता है, थोड़ा फ्रीडम मिलता है। माउस से आप चाहो तो ये देख रहे हो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ऐसे करके वो कर सकते हो। हालांकि आपका माउस से ना उतने अच्छे से वो चलता नहीं है ना। तो मैं अगर मैं पेन टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अपने पेन के थ्रू थोड़ा ठीक से कर सकता हूँ, लेकिन वही जैसे ही मैंने पेन उठाया धड़ से पूरा लूप कंप्लीट कर देगा उसको, है ना। तो थोड़ा सा वो है, लेकिन वही है कि इसके अपने अपने फ़ायदे भी है। पता चला फटाक से इतना पोर्शन डिलीट करना है तो ऐसे पकड़ो और फट से डिलीट कर दो। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए ईजी है। कंट्रोल डी दबाऊंगा। लैसो टूल में सेकंड नंबर पे आता है पॉलीगॉन लैसो टूल, जो लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैं भी बहुत यूज़ करता हूँ। ये पॉलीगॉन्स क्रिएट करता है। देखो मैंने क्लिक किया, एक लाइन आ जाती है, फिर क्लिक किया लाइन लाइन, ये देखो मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो लूप कंप्लीट कर देता है, ठीक है। क्लिक क्लिक, अरे वार्निंग नो पिक्सल्स आर सिलेक्टेड, ऐसा कैसे हो सकता है, पिक्सल्स तो सिलेक्टेड है, ठीक है। इस तरीके से लूप कंप्लीट करना होता है। इसके बगल में देखो एक एरो वाला ऐसे की आता है, उसको देखो आप मूव भी कर सकते हो सिलेक्शन को अपने, वो मार्की टूल के वक्त पे भी आता है, देखो सब जगह पे ऐसे आता है मूव सिलेक्शन वगैरह हटाने के लिए। कंट्रोल डी, ठीक है। लैसो टूल कैसे काम करता है समझ में आया। पकड़े ऐसे क्लिक करते जाओ, ऐसे 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 ऐसे, ठीक।
अब मैं इसके कान का कलर वलर बदलना है तो वो सब सब मैं कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी। सबसे पहले आज का हम एक असाइनमेंट देते हैं, है ना। असाइनमेंट से पहले एक ये वाला सिलेक्शन टूल भी कर लेते हैं, चलो। ये इसे क्विक सिलेक्शन बोलते हैं। क्विक सिलेक्शन एक स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम पे वर्क करता है। ये देख रहे हो, ये एक प्लस साइन बना हुआ है गोले के अंदर, एल दबाने से, अरे एल दबाने से माइनस का साइन आना चाहिए, अच्छा नहीं अभी कुछ सिलेक्टेड ही नहीं है तो नहीं आएगा। प्लस का देखो यहाँ पे एक नॉर्मल सिलेक्शन दिया, इसके बगल प्लस माइनस, बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा प्लस ही सिलेक्टेड होना चाहिए। इसको मैंने क्लिक किया, देख रहे हो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। सोच रहे होंगे ये तो बहुत जबरा चीज़ है, ये तो मतलब जीवन का सारा सार यहीं से हो जाएगा, कहाँ को ये लैसो फैसो में लगे पड़े हैं, है ना। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि ये शेर के पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हो, ब्लू है। बेसिकली वो कॉन्ट्रास्टिंग पिक्सल्स के रंगों को भांप लेता है, समझे। अब जैसे इंसान को सिलेक्ट करना है तो आप इंसान को झट से सिलेक्ट कर लोगे, है ना। तो वो क्या कहता है, बैकग्राउंड के पिक्सल्स और सामने के पिक्सल्स में कॉन्ट्रास्ट है ना, वो कोई अलग ही रंग के है, और स्किन का कलर अलग ही रंग का होता है ना, बालों का एक अलग ही रंग होता है। तो अगर आप फोर्स करोगे तो वो इस तरीके से, इसीलिए इतना प्रिसाइजली इस शेर को और इसके देखो हर चीज़ को सिलेक्ट कर ले रहा है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में कॉन्ट्रास्ट है ना। लेकिन मान लो कि तुम जंगल में हो, तुमको सिर्फ एक पत्ता सिलेक्ट करना है, वो धड़ से पूरा पेड़ ही सिलेक्ट कर डालेगा। क्यों? कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस और वो सब चीज़ें। मान लो अगर आप सामने पे अपनी करे और पीछे भीड़ भाड़ वाले लोग हैं, अगर वो गलती से भी किसी इंसान का अगर हाथ भी अगर ऐसे बैकग्राउंड पे गया ना, तो उसका हाथ भी ऐसे धड़ से सिलेक्ट कर लेगा, है ना। वो क्या करता है कि ये अपने सॉफ्टवेयर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उस पिक्सल्स को और उनके आसपास मौजूद पिक्सल्स को स्कैन कर लेता है। लेकिन ये उसके ब्रश साइज पे डिपेंड करता है। देख रहे हो पुच्चू सा एक ये दिख रहा है, इसको कैसे एडजस्ट करें? कीबोर्ड में एल्ट प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जो कि मेरा राइट क्लिक ढंग से काम कर नहीं रहा है, तो ये इसको कल करे क्या, मैं इसका माउस हाउस का कुछ सॉर्ट आउट करता हूँ समस्या। वैसे एल दबा के राइट क्लिक करते हैं, आ जा, हाँ, अरे माय गॉड, देखो एल दबा के राइट क्लिक करते हैं, इसको दाईं ओर जाएंगे तो ब्रश बड़ा होता है ना। देखो कितना बड़ा साइज हो गया। अब मैं देखो ऐसे क्लिक करूँगा, देखो कितना बड़ा पोर्शन उसने सिलेक्ट कर लिया, उसके आसपास के पिक्सल स्कैन करके उसने पूरा वो कर लिया। अगर ये जो पीछे का ब्लू है, अगर वो ग्रे या कुछ ऐसे कलर में होता ना, वो पूरा का पूरा स्क्रीन सिलेक्ट कर लिया होता, ठीक है। देखो ऐसे मैंने क्लिक किया, देखो पूरा का पूरा शर्ट हाथ क्या क्या सिलेक्ट कर लिया, देखो पूरा इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन ये देखो ये ब्लू वाला पोर्शन यहाँ पे रह गया। यहाँ पे देखो मैं ब्रश का साइज थोड़ा सा कम करूँगा, माय गॉड, देखो उससे भी होता है, बट मैं माउस के थ्रू बताना चाह रहा हूँ ना, वो इन लोग को इजी पड़ेगा, है ना। उससे भी है, वो भी एक है कर्ली ब्रेसेस दबाने से, लेकिन मैं माउस से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। ये देखो अब यहाँ पे देखो ऐसे में देखो प्लस दिख रहा है, एल दबाने से एक माइनस आ जाता है, माइनस जस्ट उसका ऑपोजिट करता है। देखो मैं माइनस दबाया, देखो इस तरीके से, है ना। मेरे को उसका मुंह सिलेक्ट नहीं करना है, माइनस दबाया, देखो माइनस दबा दबा के मैं पूरा ऐसे ड्रैग कर करके इसको डी सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब उसका फेस वाला पोर्शन सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेगा। कंट्रोल ज़ीरो दबाने से इमेज अगर आपने जूम या जूम आउट कर रखी है, वो आपके कैनवस में फिट बैठ जाती है, ठीक है। देखो मैंने इसे जूम आउट कर दिया, कंट्रोल ज़ीरो दबाते ही वो साइज़ में आ जाता है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन टूल ऐसे काम करता है। और कुछ मेरे को याद आ नहीं रहा है वैसे क्या किया जा सकता है। एक तो वो ब्रश ये हो गया, कंट्रोल डी दबाया, एल्ट राइट क्लिक करेंगे, देखो ये एक हार्ड ब्रश है, जैसा कि मैं करके दिखा रहा था, एक वो सर्कल बन रहा था और एक में वो फ्लफी सा वो बन रहा था, ब्लेंड हो रहा था स्मूथ सा, है ना, ऐसा स्प्रे पेंट जैसा लग रहा था। तो देखो ब्रश को ऊपर ले जाओगे तो देखो स्मूथ हो जाता है ना, वो ऐसा स्प्रे पेंट टाइप का इफेक्ट देता है ना।
तो उसका इसमें क्या लेना देना है? अगर तुमने देखा था स्प्रे पेंट में वो जितना दायरा है उससे थोड़ा बाहर जाता है, ऑब्वियस सी बात है ये उस हिसाब से फिर सिलेक्ट करेगा, थोड़े बाहर के पिक्सल्स भी सिलेक्ट कर लेगा आपके ब्रश के साइज के हिसाब से। जा रहे हो? ठीक है। देखो ऐसे क्लिक किया, देखो कितना, देखो मेरा सर्कल कितना बड़ा है, उसने आसपास के कितने एरिया को सिलेक्ट किया है। तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। अगर आपको थोड़ा वाइड सिलेक्शन चाहिए तो स्मूथ ब्रश यूज़ करो, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि हार्ड राउंड ब्रश यूज़ करना ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे राइट क्लिक करो और नीचे की तरफ सर्कल, ऊपर गए तो सॉफ्ट होता है, नीचे जाओगे तो ब्रश हार्ड हो जाता है। ठीक है, देख रहे हो, देखो ऊपर क्या, देखो ब्रश वो लाल एरिया बाहर निकल जाता है उसके। तो ऐसा तो आपको सिलेक्शन करना नहीं है, आप हार्ड राउंड में ही काम करोगे। तो हार्ड राउंड देखो, हार्डनेस 100%, ओपेसिटी 100%, डायामीटर 223 पिक्सल है ना, 233, 23 बोल रहा हूँ, 233, 33, 31, 32, 33, 233 पिक्सल। मेरा हिंदी में नंबर गिनना मेरा थोड़ा कच्चा है, मैं इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से कर पाता हूँ, है ना। मम्मी लोग मेरे को ढंग से सिखाया नहीं है हिंदी में गिनना। नहीं यार, मेरे ना स्कूल में ना, स्कूल नहीं कॉलेज में बहुत बच्चे हैं तो बहुत अच्छी हिंदी में पढ़ते थे। इवन मेरा एक फ्रेंड था जो इंग्लिश मीडियम में था, लेकिन फिर भी हिंदी में नंबर्स बहुत अच्छे से गिनता था। हाँ तो ठीक है, तो ये सिलेक्शन टूल्स हुए। इसकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल दीजिए। वो तो खैर अभी वो लोग समझ ही गए होंगे, इतना कट पिट छटनी वगैरह कर सकते हैं। एक काम करते हैं, कल हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर आर्ट बनाने का करेंगे। आज आज का क्या था, आज तो सिर्फ सिलेक्शन टूल्स ही था। तो क्रॉप वगैरह करना है, कल हम लोग क्रॉप वगैरह करेंगे कुछ, और ठीक है ना, वो करेंगे। और मैं तुम लोग को वेक्टर आर्ट बनाना बताऊंगा। बेसिकली घर जाओ, कुछ इसमें से कुछ करके दिखाओ। जैसे क्या करना कर सकते हो कि जैसे बाहर का पोर्शन कुछ आधा ऐसे सिलेक्ट कर लिया, डिलीट कर दिया। जैसे नहीं रहता कोई बंदा कहीं और है, उसको कट करके तुम लोग कहीं और लगा दिए, है ना। जंगल में खड़ा है तो उसको शहर में लगा दिए, शहर में तो जंगल में पहुंचा दिए, है ना। तभी ऐसा ट्राई करो, फिर बाद में हम उसमें धीरे धीरे इफ़ेक्ट्स डालेंगे। ठीक है, मैं कुछ इसका, हाँ तस्वीर में और क्या है, मैं घर से भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस करनी तो मैं पीसी दे देता हूँ, है ना। अरे यार आप अपना लैपटॉप लाने वाले थे, भूल गया। चलो ठीक है, कल ले आना। और आपके पास नहीं होगा कोई कंप्यूटर, आप को यहीं पे प्रैक्टिस करनी है, करनी है। एक काम करो, अरे यार वाला पीसी चल रहा है, नहीं चल रहा, नहीं उन लोग का नहीं चल रहा है। नहीं तो फिर मैं अपना लैपटॉप दे दूंगा, उसमें भी बैठ के काम कर सकते हैं, है ना। तो चलो प्रैक्टिस के लिए बता